नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इट्स हेल साइकोलॉजिकल हॉरर ऑडियो सीरीज में। अगर आप ये कहानी रात के सन्नाटे में बिल्कुल अकेले सुन रहे हैं तो हेडफोन ज़रूर पहनिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर अर्जुन ने ईमेल के ज़रिए भेजी थी। उसने बस इतना लिखा था। भैया, यह घटना कई साल पहले मेरे गांव के पास हुई थी। आज भी उस पुराने घर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर यकीन न हो तो पूरी कहानी सुनिए, शायद आखिर तक आपका भी यकीन बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं द हॉन्टेड हाउस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। रात के ठीक 2:17। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। लेकिन गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर बने उस पुराने जर्जर घर की टूटी हुई खिड़की अपने आप धीरे धीरे चरमराने लगी। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई कई सालों बाद पहली बार सांस ले रहा हो। उसी समय करीब 5 किलोमीटर दूर सड़क पर एक सफेद बोलेरो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा था शनि कुमार, उम्र 33 साल, पेशा सिविल कॉन्ट्रैक्टर। शनि भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर रहस्य का कोई ना कोई तर्क जरूर होता था। उसे जिले के अधिकारी ने गांव के बाहर बने उस पुराने मकान का सर्वे करने के लिए भेजा था। कहा गया था कि सरकार उस जमीन पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहती है। लेकिन पिछले 8 सालों में जो भी सर्वे करने गया वह या तो नौकरी छोड़ गया या फिर दोबारा कभी उस घर के पास नहीं लौटा। शनि ने इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर हंसते हुए टाल दिया। सुबह लगभग 7 बजे वह गांव पहुंचा। गांव का नाम था बरगदपुर। नाम सुनने में जितना सामान्य, गांव उतना ही अजीब। लोग कम बोलते थे, बच्चे बाहर खेलते नहीं दिख रहे थे, हर घर का दरवाजा आधा बंद था। और सबसे अजीब बात, गांव में कोई भी उस पहाड़ी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था। चाय की दुकान पर बैठा एक बूढ़ा आदमी शनि को लगातार घूर रहा था। शनि ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, ऊपर जो पुराना घर है उसी का रास्ता किधर है? बूढ़े के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम वहां जाने वाले हो? हाँ, काम है। कुछ सेकंड तक बूढ़ा उसे देखता रहा, फिर बोला, काम करके वापस आ जाना, लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले वापस ना आ सको तो रात वहां मत बिताना। शनि हल्का सा हंसा। इतना डर क्यों रहे हैं आप? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पहाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे अभिनय नहीं कहा जा सकता। यहीं से शनि के मन में पहला सवाल उठा, आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसे पूरा गांव आज भी भूल नहीं पाया। लेकिन उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि शाम होने से पहले वह खुद उस सवाल का हिस्सा बन जाएगा। शनि ने चाय की दुकान से निकलकर अपनी बोलेरो पहाड़ी की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की आवाज, न हवा, बस इंजन की धीमी गूंज। करीब 10 मिनट बाद वह उस पुराने घर के सामने खड़ा था। घर बहुत बहुत बड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां, काली पड़ चुकी दीवारें, जंग लगा लोहे का मुख्य दरवाजा और उसके सामने खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़। पेड़ की सूखी शाखाओं पर सैकड़ों काले कौए बैठे थे। लेकिन हैरानी की बात, कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। शनि ने कैमरा, टॉर्च और सर्वे की फाइल उठाई। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, च्ररर, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से सीलन, धूल और सड़ी हुई लकड़ी की तेज बदबू आई। उसने टॉर्च जलाई। कमरे में पुराने फर्नीचर पड़े थे,
दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन उसी धूल के बीच उसे ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, मानो कुछ ही मिनट पहले कोई अंदर गया हो। शनि ठिठक गया। उसने अपने आप से कहा, शायद कोई गांव वाला आया होगा। लेकिन सवाल यह था, अगर कोई आया था तो बाहर निकलने के निशान कहां थे? सिर्फ अंदर जाने वाले निशान थे, बाहर आने वाले नहीं। शनि ने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वे सीधे एक पुराने कमरे तक जाते थे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके सामने दीवार पर एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर पर धूल की एक परत थी। शनि ने हाथ से धूल साफ की और अचानक उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में खड़े लोगों के बीच एक आदमी बिल्कुल शनि जैसा दिख रहा था। चेहरा, आंखें, मुस्कान, सब कुछ। बस फर्क इतना था, उस तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 1968। यह कैसे हो सकता है? उसने तस्वीर को फिर ध्यान से देखा। उसी पल ऊपर वाली मंजिल से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई भारी कदमों से लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। शनि ने जोर से आवाज लगाई, कौन है ऊपर? कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था। उसी कमरे से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। शनि धीरे धीरे वहां पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं। हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी झूला लगातार हिल रहा था। उसका दिल पहली बार तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल पास। शनि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर सामने देखा तो झूला रुक चुका था और झूले पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी। जब वह कमरे में आया था तब वहां कोई गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें उसी की तरफ देख रही थीं। अचानक गुड़िया का सिर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा और उसकी गर्दन से टक की आवाज आई। उसी समय पूरे घर में एक बच्ची की हंसी गूंज उठी। हिस। शनि डरकर पीछे हट गया। उसने तुरंत नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा घर हिल उठा। शनि ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक मासूम बच्ची की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी अब यहीं रहोगे? शनि ने पलटकर देखा और उसके सामने जो खड़ा था, उसे देखकर उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च जमीन पर गिरते ही उसकी रोशनी गोल गोल घूमने लगी। शनि की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हुए सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। क्या मैंने सच में किसी को देखा था? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई शनि की नहीं थी। उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही वह पलटा, फिर कोई नहीं।
उसके माथे पर पसीना आ चुका था। अब पहली बार उसके अंदर डर ने तर्क को हराना शुरू कर दिया था। वह किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा। धड़ धड़ धड़। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई, फिर एक महिला के रोने की धीमी आवाज, और उसके तुरंत बाद किसी आदमी की दर्द से भरी चीख। पूरा घर जैसे एक साथ जिंदा हो उठा। शनि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क अब भी नहीं था, लेकिन स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक फोटो खुली हुई थी। वह फोटो उसी पुराने घर की थी, और तस्वीर में मुख्य दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। शनि ने ध्यान से देखा। वह आदमी वही था, शनि कुमार। लेकिन उसने यह फोटो कभी खींची ही नहीं थी। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उसी समय ऊपर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, शनि। वह आवाज इतनी साफ थी मानो कोई उसके कान में बोल रहा हो, लेकिन ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर के बावजूद उसने फैसला किया, अगर यहां से निकलना है तो सच जानना ही होगा। वह फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। पर गलियारे के आखिर में जो कमरा खुला था, उसके अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। जब वह कमरे में पहुंचा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर धूल से ढकी एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी अजनबी के हाथ लगे तो कृपया इस घर में रात मत बिताना। नीचे हस्ताक्षर थे, रामस्वरूप सिंह, 1968। शनि ने पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों में घर और परिवार की सामान्य बातें थीं, लेकिन फिर लिखावट बदल गई। शब्द कांपते हुए लिखे गए थे। हमारी बेटी हर रात किसी अदृश्य दोस्त से बात करती है। वह कहती है वह नीचे तहखाने में रहता है और उसे नया परिवार चाहिए। शनि का गला सूख गया। उसने अगला पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था, तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। उसी क्षण कमरे के फर्श के नीचे से 3 जोरदार चोटों की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई नीचे से लकड़ी का दरवाजा पीट रहा हो। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। शनि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या सचमुच इस घर के नीचे कोई था, या फिर कोई चीज उसे नीचे बुला रही थी? उसने टॉर्च फर्श पर डाली। धूल हटाने पर लकड़ी का एक चौकोर ढक्कन दिखाई दिया। यही तहखाने का दरवाजा था। उसके बीचों बीच लोहे का पुराना ताला लगा था, लेकिन ताला पहले से टूटा हुआ था, यानी कभी न कभी कोई उसे खोल चुका था। शनि धीरे धीरे उस ढक्कन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बर्फ की तरह ठंडा शनि बिजली की गति से पलटा और उसकी टॉर्च की रोशनी एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी। वही चाय की दुकान वाला बूढ़ा। उसकी आंखों में डर था। वह फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये ढक्कन मत खोलना, क्योंकि जिसे पूरा गांव पिछले 58 सालों से अंदर बंद समझ रहा है, वह अब अंदर नहीं है। इतना कहकर बूढ़े ने कांपते हुए गलियारे की ओर इशारा किया। शनि ने मुड़कर देखा और गलियारे के अंधेरे में एक लंबी काली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ तो बढ़ रही थी। गलियारे के अंधेरे में खड़ी वह काली आकृति एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर थी। न उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, न उसकी आंखें, सिर्फ उसका असामान्य रूप।
शनि ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली। रोशनी पड़ते ही वह आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गई। भागो! बूढ़ा जोर से चिल्लाया। शनि और बूढ़ा दोनों सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरा घर जोर से कांप उठा। शनि ने घबराकर पूछा, ये सब क्या है? आप जानते हैं ना यहां क्या हुआ था? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रघुनाथ है और मैं इस घर का आखिरी जिंदा गवाह हूं। शनि अवाक रह गया। आखिरी गवाह? रघुनाथ की आंखें भर आईं। आज से 58 साल पहले मैं सिर्फ 10 साल का था। इस घर में रामा स्वरूप सिंह का परिवार रहता था। उनकी एक 8 साल की बेटी थी, गौरी। गौरी बहुत शांत बच्ची थी, लेकिन एक दिन उसने कहना शुरू किया कि उसका एक नया दोस्त है जो सिर्फ उसे दिखाई देता है। पहले सबने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन धीरे धीरे गौरी बदलने लगी। वह आधी रात को उठकर तहखाने में चली जाती और सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहता। शनि ध्यान से सुन रहा था। रघुनाथ आगे बोला, एक रात पूरे घर से चीखें सुनाई दी। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन जब दरवाजा खोला, वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। पूरा परिवार गायब था। बस गौरी बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, और उसने सिर्फ एक बात कही थी, अब वे सब नीचे रहते हैं। इतना कहते ही ऊपर से फिर वही बच्ची की हंसी गूंजी। हाय, ठीक हाथ से। इस बार वह हंसी पूरे घर में नहीं, बल्कि बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। दोनों ने पलटकर देखा। सीढ़ियों पर एक 8-9 साल की बच्ची खड़ी थी। सफेद पुरानी फ्रॉक, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे बोली, दादाजी। रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरी? लेकिन अगले ही पल बच्ची गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उसी समय शनि को अचानक एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। कमरा बदलने लगा। टूटी हुई दीवारें नई हो गईं, धूल गायब हो गई। पुराना घर अचानक वैसा दिखने लगा जैसा शायद 1968 में था। कमरे में लोग बैठे थे। रामस्वरूप सिंह, उनकी पत्नी और छोटी गौरी। वे सब सामान्य दिख रहे थे। फिर गौरी मुस्कुराते हुए उठी और धीरे धीरे तहखाने की ओर चलने लगी। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई चल रही थी, लेकिन परिवार में से किसी ने उसे नहीं देखा। शनि ने चिल्लाकर कहना चाहा, रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगले ही पल दृश्य गायब हो गया। वह फिर उसी टूटे हुए घर में खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने ये सब देखा, रघुनाथ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। घर तुम्हें अतीत दिखा रहा है। इसका मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है। शनि ने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों? रघुनाथ ने जवाब देने ही वाला था कि तभी फर्श जोर से हिलने लगा। तहखाने का लकड़ी का ढक्कन अपने आप कांपने लगा। उसके नीचे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्रर खर्रर, और फिर वही धीमी आवाज, शनि, मुझे पहचानो। शनि का दिल जैसे रुक गया। वह आवाज उसके दिवंगत पिता की थी। उनके पिता की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। फिर तहखाने के अंदर से दूसरी आवाज आई। इस बार उसकी मां की। बेटा, हमें बाहर निकालो। शनि की आंखों से आंसू निकल आए। एक पल के लिए उसका डर अपने माता पिता की याद में बदल गया। वह धीरे धीरे तहखाने के ढक्कन की ओर बढ़ा। रघुनाथ जोर से चिल्लाया, नहीं,
यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। ये तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे प्यार से तुम्हें फंसाता है। लेकिन तब तक शनि का हाथ उस पुराने लोहे के छल्ले तक पहुंच चुका था। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने तहखाने का ढक्कन उठाने की कोशिश की, अंदर से किसी ने पूरी ताकत से उसे नीचे की ओर खींच लिया और अंधेरे तहखाने से एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। शनि को ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़कर पूरी ताकत से नीचे खींच लिया हो। शनि! रघुनाथ चिल्लाया और उसने तुरंत शनि की दूसरी बांह पकड़ ली। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा मानो दोनों किसी अदृश्य ताकत से रस्साकशी कर रहे हों। फिर अचानक वह पकड़ ढीली पड़ गई। शनि जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी कलाई पर 5 काले निशान उभर आए थे, मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ ने उसे जकड़ा हो। रघुनाथ ने बिना एक पल घुंवाए तहखाने का ढक्कन बंद किया और उसके ऊपर पड़ी भारी लोहे की अलमारी खिसका दी। पूरे घर में कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। धीरे धीरे पूरे घर की दीवारों से एक साथ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। दरवाजा खोल दो, हमें बाहर आने दो, हम अकेले हैं, शनि ने कांपती आवाज में पूछा। ये आखिर है क्या? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण भूत नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों का रूप नहीं लेती, बल्कि उनकी यादों, उनके दुख और उनके अपनों की आवाज बन जाती है। जो भी इस घर में आता है वह पहले उसके मन को तोड़ती है, फिर उसे हमेशा के लिए यहीं कैद कर लेती है। शनि ने अपनी घायल कलाई को देखा। उसके काले निशान धीरे धीरे फैल रहे थे, मानो कोई जहर उसकी नसों में उतर रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम! दोनों टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचे। जिस कमरे में पहले पुरानी तस्वीर लगी थी, अब वह तस्वीर जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें रामस्वरूप सिंह का परिवार नहीं था। उस तस्वीर में शनि खुद खड़ा था, उसके बगल में रघुनाथ था और उनके पीछे वही काली आकृति मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे आज की तारीख लिखी थी। शनि का गला सूख गया। ये अभी कैसे बदल गई? रघुनाथ ने धीमे से कहा, जब ये घर किसी को अपना शिकार बना लेता है तो पहले उसकी तस्वीर बनती है और फिर कुछ दिनों बाद वह इंसान दुनिया से गायब हो जाता है। इतने में कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आई। हवा के साथ धूल उड़ने लगी। धूल हटते ही दीवार पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य दिखाई दिया। सच्चाई कुएं के नीचे दबी है। शनि ने चौंक कर पूछा, कुआं? रघुनाथ की आंखें फैल गईं। घर के पीछे एक पुराना कुआं है जिसे 50 साल पहले पत्थरों से बंद कर दिया गया था। गांव वाले कहते थे कि उसी रात किसी ने उस कुएं से रोने की आवाजें सुनी थीं। दोनों तुरंत घर के पीछे पहुंचे। बरगद के पेड़ के पास सचमुच एक पुराना कुआं था। उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, पत्थरों पर ताजी मिट्टी जमी हुई थी, मानो किसी ने कुछ ही समय पहले उन्हें हटाकर फिर वापस रखा हो। शनि और रघुनाथ ने मिलकर एक पत्थर हटाया। जैसे ही उन्होंने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली, दोनों की सांस अटक गई। कुएं के अंदर मानव कंकाल पड़े थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। और उन कंकालों के बीच एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मत खोलना। शनि की नजर उसी संदूक पर टिक गई। उसे लगा
मानो उसके अंदर से कोई बहुत धीमी आवाज आ रही हो। शनि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वह आवाज किसी अनजान की नहीं थी। इस बार वह आवाज खुद शनि की थी। उसी की आवाज, उसी का लहजा। लेकिन वह नीचे कुएं के अंदर से आ रही थी। शनि का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक कदम पीछे भी नहीं हटा। तभी कुएं के भीतर पड़े सभी कंकालों के सिर एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और उनकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे शनि की ओर मुड़ गए। कुएं के भीतर पड़े सभी कंकाल एक साथ शनि की ओर देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पहचानते हों। अगले ही पल पूरे कुएं में एक साथ फुसफुसाहट गूंज उठी। शनि, देर हो गई। तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शनि का गला सूख गया। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ लिया। ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? रघुनाथ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इस घर की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये सिर्फ लोगों को नहीं पहचानता, ये उनके अतीत को भी जानता है। अचानक कुएं के अंदर रखा लोहे का संदूक अपने आप हिलने लगा। पहले धीरे, फिर तेज, और फिर धड़ाम। उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर कपड़े में लिपटी एक पुरानी डायरी और एक काला ताबीज रखा था। शनि ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि वह तुम्हें चुन चुका है। नीचे हस्ताक्षर थे, पंडित हरिनारायण, 1967। शनि ने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, इस घर के नीचे कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन छाया है जो इंसानों के शरीर में नहीं, उनके डर, अपराध बोध और यादों में रहती है। वह हर कुछ वर्षों में एक नया रक्षक चुनती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है वही उसका अगला कैदी बन जाता है। शनि के माथे पर पसीना छलक आया। रघुनाथ ने धीरे से कहा, तुम्हारे आने से पहले उसने किसी और को चुना था। कौन? रघुनाथ ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरे बेटे को। शनि स्तब्ध रह गया। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल पहले वह भी सच जानना चाहता था। वह इसी कुएं में उतरा था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। तभी कुएं की गहराई से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा हो, लेकिन उस कुएं में तो कोई सीढ़ियां थीं ही नहीं। शनि ने टॉर्च नीचे डाली। रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया। वह इंसान धीरे धीरे ऊपर देख रहा था। रघुनाथ की सांस अटक गई। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। वह चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रघुनाथ ने अपने बेटे की पुरानी तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। उसने ऊपर देखकर कहा, बाबा, आपने मुझे लेने में बहुत देर कर दी। रघुनाथ रोते हुए कुएं के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दे बेटा। शनि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। नहीं, यह वही नहीं है। लेकिन तब तक उस आकृति ने अपना हाथ ऊपर बढ़ा दिया। उसका हाथ सामान्य इंसान जितना लंबा नहीं था। वह आम, असंभव तरीके से फैलता चला गया और एक झटके में रघुनाथ का पैर पकड़ लिया। आह! रघुनाथ चीख उठा। शनि ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। कुछ सेकंड तक दोनों उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे। फिर वह काला हाथ अचानक गायब हो गया। रघुनाथ बच तो गया, लेकिन उसके टखने पर वही 5 काले निशान उभर आए जो पहले शनि की कलाई पर बने थे। रघुनाथ ने घबराकर कहा, अब यह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अचानक घर की दिशा से
घंटी बजने की आवाज आई। टन टन टन। रात के अंधेरे में वह आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पुराने घर की सबसे ऊपरी खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल, और इस बार उसकी काली आंखों से खून जैसे लाल आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और घर के अंदर आने का इशारा किया। उसी क्षण शनि की जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, आज रात 3:33 बजे आखिरी दरवाजा खुलेगा। और उसके नीचे एक उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। 0 घंटे 27 मिनट 14 सेकंड, यानी उनके पास सिर्फ 27 मिनट बचे थे। लेकिन किस दरवाजे के खुलने तक? और अगर वह दरवाजा खुल गया तो क्या सिर्फ ये घर या पूरा बरगदपुर हमेशा के लिए उस अंधेरी छाया का हिस्सा बन जाएगा? मोबाइल की स्क्रीन पर उलटी गिनती लगातार चल रही थी। 0 घंटे 26 मिनट 59 सेकंड, 0 घंटे 26 मिनट 58 सेकंड। शनि की उंगलियां कांपने लगीं। उसने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद ही नहीं हुई। उसी समय पूरे गांव में अचानक सभी कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। फिर जितनी तेजी से उनकी आवाज शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा मानो पूरे बरगदपुर से जिंदगी गायब हो चुकी हो। रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, समय आ गया है। शनि ने पूछा, किस बात का? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से 58 साल पहले ठीक इसी समय इस घर का आखिरी दरवाजा खुला था। उसी रात रामस्वरूप सिंह का पूरा परिवार गायब हो गया था। दोनों तेजी से फिर घर के अंदर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा पार किया, घर पहले जैसा नहीं था। टूटी हुई दीवारें अब नई दिख रही थीं, लालटेनें जल रही थीं, रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी और दूर से लोगों के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। शनि ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? रघुनाथ ने डरते हुए कहा, हम वर्तमान में नहीं हैं। घर हमें फिर अतीत दिखा रहा है। उसी समय उन्होंने रामस्वरूप सिंह को देखा। वह अपनी पत्नी और छोटी गौरी के साथ भोजन कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी गौरी अचानक मुस्कुराई। उसने बिना किसी की तरफ देखे कहा, वह आ गया है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। लालटेन की लौ कांपने लगी और दरवाजे के पास धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई उभरने लगी। इस बार शनि उसका चेहरा साफ देख पा रहा था, लेकिन चेहरा देखकर उसका खून जम गया। उस परछाई का चेहरा शनि जैसा था। वही आंखें, वही दाढ़ी, वही चेहरा, बस मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वह आकृति शनि को देखकर बोली, तुम आखिर आ ही गए। शनि पीछे हट गया। तो तुम कौन हो? वह मुस्कुराई। मैं तुम नहीं हूं, लेकिन हर उस इंसान का रूप हूं जिसे इस घर ने अपना बनाया। अचानक पूरा दृश्य टूट गया। सब कुछ फिर पुराने खंडहर में बदल गया, लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी रही। इस बार वह गायब नहीं हुई। उसने अपनी लंबी उंगली से घर की सबसे पुरानी दीवार की ओर इशारा किया। दीवार अपने आप टूटने लगी, ईंटें गिरती गईं और उनके पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पालना रखी थी। पालने में एक बच्ची सो रही थी। शनि धीरे धीरे आगे बढ़ा। रघुनाथ अचानक जोर से चिल्लाया, रुको, उसे मत छूना। लेकिन तब तक बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराई और बहुत मासूम आवाज में बोली, मैं गौरी नहीं हूं। गौरी तो बहुत साल पहले मर चुकी थी। शनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर तुम कौन हो?
बच्ची की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने गौरी का नाम पहन लिया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से खून जैसी लाल नमी बहने लगी। रघुनाथ कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, इतने सालों तक हम गलत आत्मा से डरते रहे। बच्ची धीरे धीरे पालने से नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैरते हुए शनि के सामने आ गई। उसने अपनी उंगली शनि की कलाई पर बने काले निशानों पर रखी। निशान जलने लगे। दर्द इतना तेज था कि शनि चीख उठा। बच्ची फुसफुसाई, अब तुम भी मेरे हो। तभी मोबाइल की उलटी गिनती तेज बीप करने लगी। 0 घंटे 0 मिनट 59 सेकंड, सिर्फ 59 सेकंड बचे थे। अचानक पूरे घर की दीवारें कांपने लगीं। फर्श बीच से फट गया और उस दरार के भीतर एक विशाल काला दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उस पर सैकड़ों अजीब निशान बने थे। दरवाजा खुलने ही वाला था और उसके पीछे से हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई देने लगीं। रघुनाथ ने शनि का हाथ कसकर पकड़ लिया और चीखा, अगर यह दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो सिर्फ हम नहीं, पूरा बरगदपुर हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगा। और उसी क्षण दरवाजे की पहली कुंडी अपने आप खुल गई। विशाल काला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी दरारों से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आने लगी। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन, जली हुई लकड़ी और किसी बहुत पुराने खून की। मोबाइल की स्क्रीन पर अंतिम सेकंड चल रहे थे। 00:00:20 0:00:19। पूरा घर कांप रहा था। छत से मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, शनि, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? रघुनाथ ने अपनी जेब से एक पुराना पीतल का ताबीज निकाला। वही ताबीज जो वर्षों पहले पंडित हरिनारायण ने उसे दिया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन आखिरी दरवाजा खुले उस दिन किसी एक को अपनी मर्जी से उस अंधेरे में जाना होगा। तभी यह द्वार हमेशा के लिए बंद होगा। शनि कुछ पल तक चुप रहा। उसे समझ आ गया, इसका मतलब था कि उनमें से कोई एक शायद वापस नहीं लौटेगा। उसी समय काला दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ मदद मांग रही थीं और कुछ बस शनि को देख रही थीं। उन सब के पीछे वही लंबी काली आकृति खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वह गौरी बन जाती, कभी रामस्वरूप सिंह, कभी रघुनाथ का बेटा और फिर शनि के पिता। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे हराने नहीं आए हो, तुम तो हमेशा से मेरे पास लौटने वाले थे। शनि ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। तू जो भी है, आज यह सब खत्म होगा। आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी से पूरा घर कांप उठा। अचानक दीवारों पर उभरे सभी पुराने निशान चमकने लगे। शनि की नजर उन निशानों पर गई। उसे एहसास हुआ कि वे साधारण आकृतियां नहीं थीं, बल्कि एक अधूरा मंत्र था। उसे तुरंत डायरी याद आई। उसने जेब से पंडित हरिनारायण की डायरी निकाली। आखिरी पन्ना, जो पहले खाली था, अब अपने आप भरने लगा। उस पर लिखा था, अंधेरा कभी मारा नहीं जा सकता, उसे वहीं लौटाना पड़ता है जहां से वह आया था। नीचे एक और पंक्ति उभरी, द्वार को बंद करने की चाबी कोई वस्तु नहीं बल्कि सत्य है। शनि अचानक सब समझ गया। उसने रघुनाथ की तरफ देखा। गौरी दोषी नहीं थी। रघुनाथ की आंखें फैल गईं। क्या?
यह शक्ति हमेशा किसी मासूम को अपना चेहरा बनाती रही। गौरी भी उसकी शिकार थी, और आपका बेटा भी। हम इतने सालों से गलत आत्मा से लड़ते रहे। असल दुश्मन तो यह अंधेरी छाया है। जैसे ही शनि ने यह सच जोर से कहा, पूरे घर में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। काली आकृति पहली बार दर्द से चीखी। उसका शरीर टूटने लगा। उसके भीतर से सैकड़ों चेहरे बाहर निकलने लगे। वे सभी लोग जो वर्षों से इस घर में गायब हुए थे। उनमें रामस्वरूप सिंह का परिवार भी था, और रघुनाथ का बेटा भी। उसने अपने पिता की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी अंधेरी छाया ने अंतिम हमला किया। वह धुएं की तरह फैलकर सीधे शनि के शरीर में समाने लगी। शनि दर्द से चीख उठा। उसकी आंखें काली होने लगीं। हाथों पर बने 5 काले निशान पूरे शरीर में फैलने लगे। रघुनाथ ने ताबीज उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन तभी ताबीज 2 टुकड़ों में टूट गया। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अंधेरी छाया अब पूरी तरह शनि के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने अपनी बदलती हुई आवाज में कहा, अब मैं इस घर तक सीमित नहीं रहूंगा। अब मैं पूरी दुनिया देखूंगा। शनि पूरी ताकत से अपने होश को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर अचानक एक नई पंक्ति उभरी, अंतिम बलिदान वही देगा जिसे अंधेरा अपना घर समझ चुका हो। शनि ने वह पंक्ति पढ़ी, फिर रघुनाथ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरवाजा बंद करने का समय आ गया है। यह कहते ही वह अचानक पूरी ताकत से काले दरवाजे के अंदर कूद गया। शनि, नहीं! रघुनाथ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगले ही पल विशाल काला दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। लेकिन उसके बंद होने से ठीक पहले रघुनाथ ने अंधेरे के भीतर शनि को आखिरी बार देखा। वह अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों धुंधली आत्माएं खड़ी थीं, और उन सबके बीच शनि धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। या शायद वह मुस्कान अब उसकी थी ही नहीं। विशाल काला दरवाजा शनि के पीछे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। धड़ाम! पूरा पुराना घर कांप उठा। रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शनि! उसकी चीख पूरे घर में गूंजती रही, लेकिन अब अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक घर की दीवारों पर बनी सभी काली दरारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। ठंडी हवा गर्म होने लगी। बरसों से फैली सीलन की बदबू भी कम होने लगी। घर पहली बार शांत लग रहा था। रघुनाथ को लगा शायद सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय बंद हो चुके काले दरवाजे के पीछे से शनि की आवाज आई, रघुनाथ काका, डायरी जला दीजिए। रघुनाथ ने कांपते हाथों से पंडित हरिनारायण की डायरी उठाई। जैसे ही उसने उसे आग लगाई, डायरी के हर पन्ने से काला धुआं निकलने लगा। धुएं में अनगिनत चेहरे दिखाई दिए। रामस्वरूप सिंह, उनकी पत्नी, छोटी गौरी, रघुनाथ का बेटा, और वे सभी लोग जो वर्षों से इस घर में लापता हो चुके थे। कुछ ही क्षणों में वे चेहरे मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आसमान की ओर विलीन हो गए। पूरे घर में पहली बार एक अजीब सी शांति फैल गई। रघुनाथ समझ चुका था, शनि ने अपना वादा निभा दिया था। उसने अपने प्राण देकर उस अंधेरी शक्ति को उसी कैद में वापस बंद कर दिया था। सुबह होने तक गांव के लोग भी पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने देखा पुराना मकान अब आधा ढह चुका था। बरगद का विशाल पेड़ भी सूख कर गिर चुका था। कुएं के भीतर झांकने पर अब वहां कोई कंकाल नहीं था। लोहे का संदूक भी गायब था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।
सरकार ने कुछ महीनों बाद उस जगह को पूरी तरह समतल करवा दिया, लेकिन उस जमीन पर आज तक कोई इमारत नहीं बन सकी। जो भी निर्माण शुरू करता, उसे हर रात एक ही सपना आता। एक आदमी जिसकी कलाई पर 5 काले निशान थे। वह सिर्फ एक बात कहता, यहां मत रुकना। 6 महीने बाद एक दिन इट्स हेल हॉरर की ईमेल आईडी पर एक नया ईमेल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, उसमें सिर्फ एक ऑडियो फाइल और एक पंक्ति लिखी थी, अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो समझो दरवाजा फिर से खुलने लगा है। टीम ने डरते डरते वह ऑडियो चलाया। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था, फिर बहुत धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी, और उसके बाद एक आवाज जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज शनि कुमार की थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने उसे रोक तो दिया था लेकिन खत्म नहीं कर पाया। ऑडियो अचानक बंद हो गया। उसी पल कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप काली हो गई। स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में एक आखिरी संदेश उभरा, क्या तुम अगली कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो? और फिर पूरी स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। अगर आपको दी हॉन्टेड हाउस की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आपको कौन सा लगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित साइकोलॉजिकल हॉरर ऑडियो सीरीज सुनना चाहते हैं तो इट्स हेल हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है अगली कहानी आपके ही शहर या शायद आपके ही घर के पास हुई हो। तब तक रात में अगर किसी बंद दरवाजे के पीछे से कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ इट्स हेल हॉरर पर।